हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और जेपीएससी जेट स्पेशली फॉर दी पेपर वन की जो आप लोगों की क्लासेस चल रही है, जो कि आपको पता है कि सुबह 7:45 पर होता है। सो डोंट बी मिस आउट। अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हो तो कनेक्ट हो जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज हम लोग तीसरा सेशन करने वाले हैं। दो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। जो हमारा पहला टीचिंग एप्टीट्यूड था उसका हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफी अच्छे क्वेश्चंस इसे देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। एंड डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को इसको डिफिकल्टीज भी होती है। तो अगर सिलेक्शन लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये पूरी की पूरी क्लास डेफिनेटली आपको फॉलो अप करनी है। एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया फॉर द क्लासेस, जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और पेपर वन के लिए ये प्रैक्टिस सेट की वाली बुक नहीं मंगाई है तो मंगवा लो। जा करके करना कुछ नहीं है, सिंपली क्यूआर कोड दिया है, इस पे स्कैन कर लो। देखो, अगर आप रांची से हो तो आगे खरीद लो ऑफिस में, नहीं हो भारत के किसी भी कोने में हो, सिंपली आप ऑर्डर करो, आपके घर में डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर गिवन है, जो भी चाहिए लिंक चाहिए सिंपली मैसेज कर दो। अगर क्यूआर से नहीं हो पा रहा है तो 15 फुल प्रैक्टिस सेट है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ओएमआर सेट भी फ्री में प्रोवाइडेड है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपरली स्टडी करनी है तो पेपर वन की स्पेशल बैच चल रही है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, हमारे पास पेपर टू में सिर्फ कॉमर्स है, बाकी पेपर वन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1499 ये लग रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो खैर चल ही रहा है कि 2999 में आपका पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सेशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एकदम, चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोजिशनल एवरेज। इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज दिखलाता है। जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हो तो सबसे पहला जो बेसिक्स क्वेश्चन है मैं उसको लेके चलता हूँ। पोजिशनल एवरेज किसमें देखने को मिलती है, तो अगर बात करूं पोजिशनल एवरेज की, देखो जो अर्थमेटिक मीन है वो सेंट्रल पॉइंट को दिखलाता है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो वो मीडियन दिखलाता है। जो एवरेज है वो मीडियन दिखलाएगा। हाँ, सेंट्रल पॉइंट की बात करेंगे तो मीन हमारा काम करेगा, लेकिन एवरेज में काम करेगा। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारा बेसिकली जो अंडर रूट वाली चीजें हैं उसके लिए काम करता है। और हार्मोनिक मीन जो मीन है उसका रेसिप्रोकल पॉइंट जो होता है उसको दिखाने का काम करता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर है आर द एसेंशियल जो कि इंश्योर करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी को, मतलब कोई रिसर्च है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो इनमें से कौन सा फैक्टर होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। देखो, सबसे पहले यहां पर दो चीज समझते हैं। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब, ये वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी रिसर्च में जब वैलिडिटी वर्ड मिलता है ना, तो वैलिडिटी बेसिकली उसकी एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूरेसी का मतलब वो रिसर्च कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है। तो जब आप रिसर्च के आधार पर उसकी एक्यूरेसी को जांचते हैं तब वो कहलाता है वैलिडिटी। तो क्वेश्चन में है कि एक्सटर्नल रिसर्च वैलिडिटी इनमें से कौन सा होगा, तो क्या क्या है भाई। सबसे पहला, प्रॉपर रेंडमाइजिंग टेक्निक, यानी कि हम सही रेंडमाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। और प्रॉपर मतलब अगर हमें वैलिडेट चेक करना है तो हम जिस पर भी चाहेंगे, ऑलरेडी चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो ऑलरेडी जो रिसर्चर है या फिर जिस चीज पर है, हम किसी एक पर भी रैंडमली उठाएंगे। जो हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट होता है, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट होगा, जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट होगा सॉरी, हम उसको डायरेक्टली उठाएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, इसी से वैलिडिटी पता चलेगा। दूसरा क्या है, यूज ऑफ अ लार्ज। सबसे पहली बात तो कि जो बड़े मात्रा में होंगे वो देखना पसंद करेंगे, प्लस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक तो लार्ज पॉपुलेशन या फिर लार्ज डाटा से हम सैंपल लेंगे, दूसरा ऐसे लेंगे जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब एक को उठाया तो वो सिंगल नहीं होना चाहिए, लाइक होमोजीनियस नेचर का वो होना चाहिए, तब हमारे लिए काम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी परफेक्टली शो करता है उस चीज को। कंट्रोल ओवर ऑल कंफाउंडिंग वेरिएबल। देखो, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स तो भैया ऐसे भी काम नहीं होता। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का मतलब वो वेरिएबल्स जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स मतलब जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल्स जो हैं जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, जो जो अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी ये होने से वो बदल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो एक दुकान में समोसे बिक रहे हैं,
जनरली वो 5 रुपए में बेचता है, लेकिन जैसे ही कस्टमर ज्यादा आता है वो 6 रुपए में कर देता है, कस्टमर कम होता है वो 4 रुपए में बेचता है। ठीक है, मान लो इस तरह समोसा वो बेच रहा है, मतलब भैया को डिमांड नहीं कर रहा है तो 4 रुपए में बेच रहा है, ज्यादा हो रहा है तो 6 रुपए में बेच रहा है, और ज्यादा कस्टमर आ गया तो 8 रुपए में बेच रहा है। मैं बोलूँ कितने का समोसा बेच रहा है, आपके पास कोई एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं है उसके पास, क्योंकि भाई समोसा को एक रेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग डेटा हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर वैलिडिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी हमारी। ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑन अ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट को इंटरेक्ट करता है उनके करेक्टेबिलिटी को देखता है एंड उनके इंटरवेंशन को भी देखता है, मतलब जो पार्टिसिपेट और जो की विशेषताओं और उनके इंटरेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च मतलब जो पार्टिसिपेंट है और जो रिसर्चर है दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ये भी प्रॉपरली शो करेगा एक वैलिडिटी को। तो ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, तो पहला तो रेंडमाइजेशन सही होना चाहिए, दूसरा बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और दूसरा पार्टिसिपेंट की विशेषताओं और इंटरेक्शन के बीच में कनेक्शन बनाना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मीट फॉर स्टडी फॉर कंसिडर एथिकल साउंड। अच्छा, जब आप रिसर्च की बात करते हैं, जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा पॉइंट होगा जो एथिकल मतलब सुनने में अच्छा लगे। सिंपल सी भाषा में एथिकल साउंड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि ये एथिकल साउंड का मतलब क्या हुआ। एथिकल साउंड का मतलब हुआ जो सुनने में अच्छा लगे। मैं आपको पीटने वाला हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं। मैं आपसे दोस्ती करने वाला हूँ, सुनने में अच्छा लगा? दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? ऑफ कोर्स मैं आपसे दोस्ती करने वाला हूँ। तो दोस्ती वर्ड कहीं ना कहीं एथिकल लगता है, मैं आपको पीटने वाला हूँ भाई, देख के लगता है एग्रेसिव है। तो दो चीजें अलग अलग हो गई। तो जब आप एथिकल साउंड की बात करें तो वैसा जो हमें कहीं ना कहीं वैलिडेट करता हो, जो हमें अच्छा लगता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। जो इन्फॉर्म है वो कंसेंट होना चाहिए, मस्ट बी ऑप्टेंड फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट, यानी कि सभी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोगों के ऊपर में हम डाटा में स्टडी कर रहे हो या फिर जितने भी हमारा सैंपल साइज हो उनको पार्टिसिपेंट बोला गया। तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सभी की सहमति लेनी जरूरी होगी। अगर आप किसी पे रिसर्च कर रहे हैं और उनके बिना यानी कि उनके मर्जी के बिना, उनके कंसेंट के बिना कर रहे हैं तो बेकार है। तो कंसेंट होना जरूरी है। ये तो अच्छी बात है ना कि भाई हम आपसे पूछ करके ही एनालाइज कर रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है आपके लिए कहीं ना कहीं। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है यहां तक। ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्टडी मस्ट बी प्रोवाइड अ फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट, स्टडी सभी पार्टिसिपेंट्स को फाइनेंशियल मुआवजा देना होगा। देखो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट देना तो एक तरह से बोल सकते हैं डेटा को हमने खरीदा है। अगर हम बोले कि भैया हम आपको जो दे रहे हैं, हम आपको डाटा जो देंगे, जो आपका हम जो एक तरह से आपके ऊपर रिसर्च करेंगे, हम उसके बदले में आपको पैसे देने वाले हैं, तो आप तो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे और आप मेरे फेवर में बात करेंगे। अगर मैं आप पे रिसर्च करने आऊं और मैं बोलूँ कि आपके रिसर्च में भी मैं आपको पैसे भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो आप तो खुशी खुशी रेडी हो जाओगे और मेरे फेवरेबल में बात करोगे। मुझे मेरे फेवरेबल की नहीं, फिर तो डाटा ही बेकार हो जाएगा, रिसर्च बेकार हो जाएगा। तो जो रियलिटी है मुझे उस पर रिसर्च करना है। तो कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन ये कभी भी वैलिडेट शो नहीं हो सकता, एथिकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। ठीक है ना। दूसरा क्या है, जो पार्टिसिपेंट होंगे इन्फॉर्म मस्ट बी एश्योर्ड, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है उनकी जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब जो भी उनके गोपनीयता चीजें हैं वो क्या होना चाहिए, एक तरह से बोल सकते हैं आपको सुरक्षित रखनी होगी गोपनीयता, जो है वो आपको बनाए रखने की ध्यान रखनी होगी। बात सही है, ये भी बहुत अच्छा है कि हम आप पे रिसर्च करेंगे बट आपका नाम लीक नहीं करेंगे, डोंट वरी। हम आप पे स्टडी कर रहे हैं बट आपके नाम को कितने बार देता है ना, कितने बार आप लोगों ने देखा होगा कि कॉल गर्ल की लाइफ को क्या बोलते हैं बताया जाता है। ठीक है ना, आपने बहुत सारे डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कभी भी उनके आईज को ब्लाइंड कर दिया जाता है या फिर फेस को कवर अप कर दिया जाता है, उनके नाम प्रोनाउंस गलत होते हैं, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि ये एथिकल चीजें हैं, इनसे उनकी गोपनीयता भी बनी हुई रहती है और चीजें रिसर्च भी हो जाती हैं। तो अलग अलग चीजें होती हैं ये सब चीजें। ठीक है ना। पार्टिसिपेंट मस्ट हैव द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी टाइम, यानी कि पार्टिसिपेंट को किसी भी समय स्टडी से हटाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं वो जो स्टडी कर रहे हैं भैया, उनको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो स्टडीज को बंद कर सकते हैं कभी भी। ये भी एथिकल चीजें हैं क्योंकि इनसे प्राइवेसी सेफ रहती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
तो बहुत बहुत आसान है चीज, अगर ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस सब में कुछ है नहीं। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड की तरह ही बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू assess the reliability of the research instrument। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं भैया? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, चलिए जल्दी से बताएंगे। टेस्ट रीसेट रियलेबिलिटी, यानी कि टेस्ट को दोबारा से करना, दोबारा से ट्रायल करना। इंटररेटर, यानी कि एक ही चीज को अलग अलग लोगों के द्वारा करना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग, जरूरी नहीं कि पेपर वन मुझसे पढ़ रहे होंगे। आप एक अगर आप हमारे कोर्सेज में, तो आपको पता होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मधु मैम पढ़ा रही है, दोनों पढ़ा रहे हैं। मेरे अलावा अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे अलग टीचर से पढ़ रहे होंगे। अब से अलग अलग टीचर सारे सेम टॉपिक को सेम तरीके से समझा रहे हैं, समझाने का स्टाइल अलग होगा लेकिन बता वही रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटररेटर रियलेबिलिटी। ठीक ना। फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि ये दिखलाता है कि जो हमारा रिसर्च के रिजल्ट आ रहे हैं जो वो किस तरह की वैलिडिटी आएंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी कि हम कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं, हर कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं। तो अगर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ए, बी और डी, ये तीन जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। ठीक है, इन तीनों से ना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट हमने इसके लिए लिया, बड़े ध्यान से देख लो, बड़े काम का है। टेस्ट रिसर्च रिएबिलिटी क्या होती है? ये स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टेबिलिटी काम करता है। रेटर बेसिकली एग्रीमेंट अमंग अ रेटर्स। रेटर्स का मतलब, यहाँ पर रेटर्स का मतलब क्या हुआ कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, हो सकता है अलग अलग लोग होंगे, ये चार लोग हैं, तो इन चारों को बेसिकली रेटर कहा गया है कि ये चार अलग अलग रिसर्चर हैं जो अलग अलग रिसर्च करेंगे और उनके रिजल्ट देंगे, तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इंटरनल बेसिकली कंसिस्टेंसी को दिखलाता है। फोकस क्या है? ये टाइम पर फोकस करता है। ये बेसिकली जो स्कोरर कंसिस्टेंसी है उसको फोकस करता है, ये आइटम को फोकस करता है। मेजरमेंट की बात करूं तो ये स्कोर स्टेबिलिटी पर काम करता है, कितनी ज्यादा मतलब बार बार आपने टेस्ट किया और कितना स्कोर जनरेट किया वो। ये रेटर एग्रीमेंट पर काम करता है। रेटर एग्रीमेंट मतलब ए ने भी एग्रीमेंट किया, बी ने भी किया, सी ने भी किया, तीनों ने किसी एक ही टॉपिक पर रिसर्च किया और तीनों के मिलते जुलते रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको रेटर एग्रीमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली होमोजेनिटी जो प्रोडक्ट होगा उस पर काम करने वाला है। ठीक है ना। कंपेयर्ड काम करता है तो भैया सेम टेस्ट को दो या तीन बार ट्रायल करके देख लो। ये दो या दो से ज्यादा इवलुएटर, यानी कि जो रिसर्चर होंगे वो चेकआउट करेंगे, और ये सेम टेस्ट, ये आइटम्स ऑफ द सेम टेस्ट चलते रहेगा। कंसिस्टेंसी है ना, चलते रहेगा हमेशा। टाइम गैप, इसमें जरूरत है टाइम गैप की, टाइम गैप लेना जरूरी है। एक बार ट्रायल किया, फिर खत्म होगा तब दूसरी ट्रायल करेंगे, तीसरी ट्रायल करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि ये कहां पर इस्तेमाल होगा सबसे अच्छा? ऑडिट करने में सबसे बढ़िया ऑडिटिंग में काम आता है। मान के चलो गांव में ना रोड बनी है, ठीक है, एक ऑडिटर को मैंने भेजा, जाओ ऑडिट करके आओ, पहले देख के आओ गांव में रोड अच्छी बनी कि नहीं बनी। फॉर एग्जांपल मुझे फंड पास करना है, ठीक है, ध्यान समझो। मैंने ठेका किसी को दे दिया, उसने बोला कि रोड बन गया। मैंने एक पार्टी को बोला जाओ देख के आओ, रिपोर्ट बना करके आना। उसी से मैं दूसरे पार्टी को भी बोला तुम भी जाओ देख करके आओ, लेकिन दोनों पार्टी को पता ही नहीं है कि वो जा रहे हैं उसी काम के लिए। एक और पार्टी को पकड़ा, उसको भी भेजा, मतलब तीन अलग अलग लोगों को मैंने रिपोर्ट बनाने भेजा और तीनों किसी को नहीं पता है। अब जब तीनों रिपोर्ट लेकर के आएंगे सेम टाइम पर, कोई अलग अलग टाइम नहीं है, तो उनकी मैं रिपोर्ट्स को मिलाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रेटर एग्रीमेंट। ठीक है, एक समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट हाँ मिलता जुलता समझ लो आप। ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ ये कंसिस्टेंसी चलने वाला पॉइंट है, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस के लिए, ये ओवर ऑब्जर्वेशन के लिए, रेटिंग के लिए देखा जाता है, ये अचीवमेंट्स के लिए देखा जाता है। ठीक है, की थ्रेट की बात करूं तो ये मेमोरी इफेक्ट पर अच्छा है, ये रिटर बाइस पर काम करता है, ये पुअर आइटम्स क्वालिटीज को देखने के लिए काम करता है। तो भाई ये तीनों अच्छे से ध्यान रख लो क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू? ठीक ना, इन रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसर्च में लिटरेचर रिव्यूज के लिए काम आता है?
किसमें काम आता है? लिटरेचर की रिव्यूज करने का काम आता है, और मकसद सही ढंग से बताएं, मतलब इनमें से कौन सा सही होगा वो बताएं। अच्छा, लिटरेचर मतलब कहानी वानी देखा है? तो हम सब लोग कहानी पढ़ रहे हैं, सपोज कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी के पढ़ने में क्या क्या आपको, अब सपोज मान लो आपको ना मान लो रामायण पढ़ना है, मान लो आपको गीता पढ़ना है, आपने उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक तरह से आप उसमें चेक आउट कर रहे हैं, रिव्यूज कर रहे हैं, रिव्यूज तो नहीं बोलेंगे उसको, आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं रामायण से, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये ठीक है। मान लो एक पोयम है या फिर एक बुक है, एक नॉवेल है, कोई चीज बना हुआ है, आप उसके जानकार भी हैं और आप उसको स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ चीजों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें आएगा? सबसे पहली बात, समराइज द करंट स्टेट ऑफ अ नॉलेज ऑन अ टॉपिक्स, किसी विषय पर ज्ञान की मौजूदा स्थिति का सारांश देना। जब तक आप रिसर्च उस जिस पर कर रहे हैं, जब तक आपको उस लिटरेचर का ज्ञान ना हो तब तक आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप समराइज नॉलेज देने वाले हैं उस रिसर्च को स्टडी करके। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है और परफेक्ट भी है ना। दूसरा, आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स, ठीक ना, और इनकॉन्सिस्टेंस इन द लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर में कमियों को, और अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको पहचान करना है। ये पहचान कब करोगे? जब आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए तभी करेंगे। इसलिए मैंने गीता महाभारत को हटा दिया, क्योंकि भाई इतनी समझ इंसानों के अंदर तो है नहीं कि वो उनमें गलतियां ढूंढ सके, ठीक है। इसीलिए मैंने उनको हटा के साइड कर दिया, क्योंकि भाई रिव्यूज नहीं कर सकते हम, उनको पढ़ करके ना समझ ले, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यूज करने का तो भाई इंसानों के बस की बात है ही नहीं, वो तो खैर भूल जाओ, ठीक है। और इंसान भगवान के ऊपर रिसर्च करने लगे, जो कर रहा है वो तो भाई मैं बोलूंगा कुछ ज्यादा ही तेज होता है, कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है, छितरा रहा है और ज्यादा तेज बन रहा है, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, जस्टिफाई द रेशनल फॉर योर ऑन रिसर्च, तो कहीं ना कहीं खुद की जो रिसर्च होगी वो उसको रैशनली जस्टिफाई करने में भी काम आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी जो चीजें हैं उनको समझ, जैसे कि अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, ध्यान से सुनो। अभी मैंने जब क्वेश्चन में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने महाभारत और रामायण का नाम लिया कि आप पढ़ रहे रिव्यू। फिर मैंने बाद में क्या बोला कि नहीं भाई उसको नहीं बोल सकते क्योंकि हम रिव्यूज नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, जस्टिफाई भी किया। अभी मैंने जस्टिफाई किया ना कि भाई इंसानों की औकात से बाहर है, ठीक है, इंसानों की औकात से बाहर है, हम पढ़ करके समझ ले यही बहुत है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने जस्टिफाई भी किया, क्लियर है। तो जस्टिफाई द रैशनल फॉर योर ऑन रिसर्च, यानी कि खुद के रिसर्च पे तर्क को सही ठहराना, जैसे कि मैं सही भी ठहरा रहा हूं कि भाई मैं उस पर रिसर्च नहीं कर सकता हूं ड्यू टू रीजंस, ठीक है ना। तो ये चीजें बिल्कुल सही है। टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, पहली बात तो आप जो लिटरेचर ऑलरेडी है आपके पास जो नॉलेज है आप उसके आधार पर काम कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ये सेकेंडरी सोर्स काम करेगा, प्राइमरी तो कतई नहीं हो सकता है। एबीसी, है ना। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? नेशनल जियोग्राफी भाई तेलंगाना में है, भाई तेलंगाना में है। पहले बता देता हूँ। अब तेलंगाना इसमें से कहाँ आता है बताओ? जमशेदपुर में आएगा, हैदराबाद में आएगा, मुंबई में आएगा, ये लो देखो राइट कहना है। जमशेदपुर, अरे तेलंगाना हैदराबाद में, अरे मेरे भाई जमशेदपुर दिखा के नहीं कि चूज करने लगे। देखो एग्जाम में ये रिसर्च वाले आएंगे, तो इसीलिए मैं एमसीक्यूज इसीलिए मैं आपको ये दे दे रहा हूँ। अच्छे से याद कर लेना, इन सबको भूलना नहीं है आप सबको, ठीक ना। ये वाला पॉइंट, सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉड्यूलर बायोलॉजिकल पार्ट, ये भी हैदराबाद में हमारा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये भी वहीं पर है। जियोग्राफिकल रिसर्च तेलंगाना हैदराबाद में ही है। एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करूं ये न्यू दिल्ली में है। इंस्टीट्यूशन फॉर द हेटेरोटिकल रिसर्च ये हमारा बैंगलोर कर्नाटका में है। डेयरी रिसर्च की बात करूं ये केरल में है, सॉरी कर्नल हरियाणा में है ये हमारा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑफ कॉटन टेक्नोलॉजी, कॉटन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मुंबई में है। झारखंड में भी है भाई, जमशेदपुर में है हमारा नेशनल न्यूट्रिकल लेबोरेटरी, ये हमारे पास झारखंड में है, जो मेटल से चीजों को जुड़ा हुआ है, मेटल वाली चीजें ऐसे भी जो जमशेदपुर यानी कि जो टाटा है उसको ऐसे भी स्टील की राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वहीं पर इसकी रिसर्च सेंटर भी है। तो ये एग्जाम्स में सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारा का सारा लिस्ट आपके लिए प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? एजुकेशनल रिसर्च का क्या एम होता है? शैक्षणिक अनुसंधान का क्या रिसर्च, क्या उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं हम?
देखो शैक्षणिक रिसर्च क्यों करते हैं? शैक्षणिक रिसर्च इसलिए, आपने देखा होगा ना, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई? एजुकेशन पॉलिसी पहले भी चल रही थी, तो एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ। आए दिन कभी कभी सिलेबस में बदलाव देखने को मिलता है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ उनमें कुछ कमियां, या फिर समय के साथ में, जब उस समय के लिए वो सही थे, या फिर बोल सकते हो उसमें कुछ कमियां था जो उसको दूर किया गया। मतलब नई नई चीजें को ऐड ऑन करना और अपडेट करना, इन दो चीजों के लिए किया जाता है। तो रिसर्च फॉर द न्यू फैक्ट्स जानने के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जैसे बात हो रही है शिक्षा प्रक्रिया, प्रक्रिया में पीछे से कुछ नए तत्व और सिद्धांतों को खोज करने के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा किसका? एक्शन रिसर्च का। जल्दी से बताएं। चलो जल्दी जल्दी बताओ। देखो एक्शन रिसर्च है क्या? एक्शन रिसर्च का मतलब हुआ काम करते करते चीजों को देख स्टडी करना और सुधार करना। सिंपल सी भाषा में समझिए, एक्शन मतलब चालू है, ठीक है ना? तो काम करते करते चीजों को स्टडी करना और सुधार करना इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो वर्किंग कंडीशन है उसको इंप्रूव करना। बिल्कुल, आप चेक करेंगे तब तो इंप्रूव करेंगे, तो ये तो जरूरी है। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल पार्ट ही है हमारे, तो करेंगे ही। स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंड फॉर अ लर्निंग, यानी कि छात्रों को उनके सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल ये भी आएगा। जब तक छात्र सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तो सीखेंगे कैसे? ये भी जरूरी है। मोटिवेट द स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल, देखो यहां पर ध्यान से देखो, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को ताकि वो अटेंड कर सके स्कूल। ये एजुकेशनल रिसर्च का पार्ट हो गया कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए ये बता रहे हैं, ना कि एक्शनेबल रिसर्च है ये। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिकॉज ऑफ ये है हमारा एजुकेशनल रिसर्च कि भैया आपको स्कूल जाना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि स्कूल जाना चाहिए। ठीक है ना? क्यों जाना चाहिए? तो भाई आपको पढ़ोगे तो वो है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो बस वो वाला कॉन्सेप्ट है कि पढ़ना लिखना जरूरी है आपको। ठीक है ना? देखो असल में है ना, हमारे यहाँ पास प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोगों ने ना डिफिनेशंस गलत दिए। जैसे कि मेरी लाइन है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो असल में खेलोगे कूदोगे का मतलब क्या होता है? खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब का मतलब है कि पढ़ाई छोड़ करके अगर आपने खेलना कूदना शुरू कर दिया, पढ़ाई को इग्नोर कर दिया, और खेल कूद में भी रहे हो तो वैसा भी प्रोफेशनल टाइप से नहीं खेल रहे हो, उसमें भी टाइम पास कर रहे हो, तो खराब है। अब जैसे कि धोनी का एग्जांपल ले लो, विराट कोहली के एग्जांपल्स ले लो, सचिन का एग्जांपल्स ले लो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी दुनिया में। ठीक है ना? धोनी तो भाई जहां से हम हैं रांची से हैं, वहीं से वो भी बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी आप ध्यान से समझो, तो खेलोगे कूदोगे, तो धोनी ने पढ़ाई की, रेलवे में जॉब भी ली, ठीक है ना, फिर छोड़ा। तो वो तो पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना खेल रहा था। तो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप पढ़ाई को पूरा दरकिनार कर दो। पढ़ाई से क्या होता है पता है? आप लोगों के साथ अपना बात कर पाते हो, आपको ना बोलने का सलीका आता है। एक अनपढ़ आदमी से बैठ के गप करो और एक पढ़े लिखे इंसान से गप करो, आपको अंतर मिल जाएगा। तो स्कूल जाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ये एजुकेशनल रिसर्च। जैसे कि मैंने क्या कहा, पढ़े लिखे इंसान से बात करने का तरीका ही अलग होता है। और वही अंगूठा छाप जो अनपढ़ होते हैं उनसे बात करो, उनका सलीका ही अलग होता है भाई। ठीक है ना? टू ऑर्गेनाइज अ हेल्दी, एंड यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि हेल्दी होगा, साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन भी होगा, और उनके माहौल के लायक इफेक्टिव लर्निंग भी बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है हमारा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिसर्च जो कि इनकरेज करता है पार्टिसिपेंट को प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि इनकरेज करता है पार्टिसिपेंट को कि वो रिसर्च में सम्मिलित हो। इनकरेज करता है। एंथ्रोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सटेंजेटिक रिसर्च, या फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चलिए जल्दी से बताएं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट कर करके चीजों को सीखना। कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया गलती हो गई, फिर एक्सपेरिमेंट किया गलती हो गई। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट बार बार गलती होगी तो क्या लोगों को इनकरेज करेगा कि दोबारा शामिल हो? भाई नहीं करेगा। आप किसी एग्जाम में ना 5 बार बैठो, उसमें से एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, छठा बार बैठने का दिल नहीं करता है।
भाई नहीं हो पाएगा, फील आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम हमेशा, जब तक रिजल्ट अच्छा है तब तक ठीक है, खराब है तब बुरा हो जाता, तो ये काम नहीं करेगा। एक्जेनेटिक रिसर्च की बात करूं तो एक्जेनेटिक रिसर्च बेसिकली काम करता है धर्म ग्रंथों यानी कि धार्मिक चीजों को लेकर के उस पर कोई रिसर्च वगैरह। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम धार्मिक क्षेत्रों में जाते हैं, मंदिर वगैरह पुरानिक जो जगहें हैं उसको ढूंढते हैं और उस पर काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा एक्जेनेटिक रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि हम इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं उस पर रिसर्च करते हैं, तब बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं एंथ्रोग्राफिक मेथड की बात करूं तो एंथ्रोग्राफिक मेथड बेसिकली वो मेथड है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हम किसी के कल्चर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आदिवासियों का कल्चर मुझे समझना है, फॉर एग्जांपल आदिवासियों का मुझे कल्चर समझना है, तो आदिवासी कल्चर के लिए क्या मैं बुक पढ़ के काम करूंगा? नहीं, मुझे उनके बीच जाना पड़ेगा। अगर मुझे आदिवासियों का कल्चर समझना, आदिवासी किस तरह से खाते थे, पीते हैं, रहते हैं, किस तरह की चीज, तो मुझे उनके बीच जाना पड़ेगा, उनको जाके समझना हो। तो ये हो गया हमारा एंथोग्राफिक। तो उनके बीच जाकर के, मतलब जब जो कोई एंथोग्राफिक रिसर्च में काम करता है वो उनके बीच जाकर के खुद रिसर्च करता है और खुद फैक्ट कलेक्ट करता है, तब जाकर के वो काम करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये सब आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पता हो कि ये तीनों चारों पांचों है क्या भाई। नहीं पता हो तो कैसे आंसर दोगे? इसलिए मैं सबका डिटेलिंग में देते जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च जो कि प्रोड्यूस करता है विल फिगर अंडर अ पोस्ट पॉजिटिविटिक अप्रोच। ये क्या दिखला रहा है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च है जो कि पॉजिटिविटी को लेकर के काम कर रहा है? चलो जल्दी से बताओ। नॉर्मेटिव, एक्सपेरिमेंटल, एंथ्रोग्राफिक या एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी? जल्दी से बताएंगे। नॉर्मेटिव सर्वे मतलब हुआ कि जहां पर रैंडम सैंपलिंग्स की बात हो रही है और रैंडमली चीजों को चेकआउट किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल मैंने समझाया, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी की बात करूं। बिल्कुल। बोलिए बोलिए बोलिए, जो भी डाउट्स है पूछते चलिए, डोंट वरी। जो भी आप देखो, एक सिंपल सी बात है भाई, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, अगर आप उसको क्लियर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भाई मेरा क्या। हम्म। बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी से बताओ। नॉर्मेटिव तो मैंने समझा दिया, एक्सपेरिमेंटल भी समझा दिया, एंथोग्राफिक भी समझ गए। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी बेसिकली ये तब काम करता है जब हम चीजों को, एक्शनेबल रिसर्च भी देखा था ना पीछे, कुछ था हमारा एक्शन रिसर्च, तो एक तरह से बोल सकते हैं ये भी एक्शनेबल रिसर्च है, सिंपल सी भाषा में समझाने के लिए। आने वाले क्वेश्चन से मिलेंगे, मैं समझा दूंगा इसको और अच्छे से। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? एंथोग्राफिक। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिविटी की ओर जाने वाला है, जो कि खुद आपको इनिशिएटिव करता है, लोगों को सम्मिलित करता है, लोगों को शामिल करता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Hypothesis testing which result into either affirmation or disaffirmation is the explicit concern which method of research? Hypothesis testing है क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली जब हम कोई रिसर्च करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में और दो वेरिएबल्स के आधार पर जब उनमें कोई बदलाव देखने को मिलता है, आइदर हमें किसी घटना के होने और ना होने और कितनी पॉसिबिलिटीज है, आइदर वो नहीं होगा और होगा तो कितना होगा, यानी कि या तो वो
नल हाइपोथेसिस हो जाए यानी कि H0, या तो अल्टरनेटिव यानी कि बोल सकते हैं जहां पर कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, दो रिजल्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली दो चीजें हमें देखने को मिल सकती है, आइदर H0 मिलेगा, आइदर H1 मिलेगा। जो कि H0 है जो कि नल को दिखलाएगा, और ये जो है वो अल्टरनेटिव को दिखलाएगा, यानी कुछ तो रिजल्ट आने वाला है, इसको रिप्रेजेंट करता है। राइट, क्लियर है ये चीज? चलिए जल्दी से बताएंगे अब आगे। अब इसके आधार पर पहले इसको समझते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है। देखो डिस्क्रिप्टिव मेथड सिंपल सा है, आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन आया और मैं आपको बोल दूं कि भाई देखो इसका आंसर ए होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाऊं, सिंपल सी भाषा में ये क्वेश्चन आपके सामने आया, मैं बोल दूं कि हाँ देखो आंसर ए होगा, और मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं रीजंस नहीं बताऊं कि क्यों ये होगा क्यों बी होगा, कि हाँ ए सही है बी सही है सी सही है, मैं कौन सही है मैंने सी बोला और चल दिया आगे। अगर मैं इस तरह से करता हूं, मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की बात कर रहा हूं, मतलब वो मेथड जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसी घटना के होने, बस हो गया या फिर क्या हो रहा है बस उसको देख लिए, ये वाई पर काम नहीं करता है, क्यों होगा ये उसको नहीं देखता है, ये वाई को नहीं देखता है कि भाई क्यों नहीं होगा। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, किसी घटना में क्या हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, होगा या नहीं होगा। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग आता है, इसमें जेड टेस्ट हमारा आ जाता है, इसमें हमारा टी टेस्ट हमारा आ जाता है। ठीक है ना? अलग अलग टेस्ट आते हैं, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एक एफ टेस्ट भी हमारा इसके अंदर आएगा। तो ये तीन टेस्ट के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वाला पार्ट, जो हाइपोथेसिस का पार्ट है, वो दिखलाता है कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है और किस तरह से नहीं कर रहा है। फिर अभी हमने क्या कहा था, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड की हमने बात की। इसको एक तरह से बोल सकते हैं आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट मेथड भी ये काम करता है। आफ्टर द फैक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ये साफ साफ बोलता है कि किसी ग्रुप में जो उनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली चीजें हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, और उनमें जब कोई बदलाव यानी कि किसी पर डिपेंडेंट है और उसमें कोई बदलाव मिलेगा तो क्या होगा। मतलब ये 2+2 4 होते हैं, दो और दो। अब किसी एक दो को अगर मैं बदल दूं तो टोटल रिजल्ट में चेंजेस होगा। दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ठीक है? फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड। फिर क्या आता है, हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि जो घटना पहले से हो चुकी है और अब उसके आधार पर चीजों को रिसर्च कर रहे हैं, उसको दिखाने में काम करता है। फिर आता है हमारा एक्सेंट्रिक, जो मैंने कि पहले कहा कि किसी धार्मिक जितनी भी चीजें उसको देखने में काम आता है। तो एक्स फैक्टर जो है ये भी पॉजिटिविटी को दिखलाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस या पॉजिटिविटी जो भी बोले आप, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसी के होने पर क्या रिजल्ट होगा। ठीक है? मतलब कोई, एक सिंपल सी भाषा में, जेट का एग्जाम आप निकालना चाहते हैं और इसमें कुल मिलाकर के 6% का रिजल्ट आने वाला है, जितने भी बच्चे बैठेंगे उसका 6% रिजल्ट आएगा। अब एक सिंपल सी भाषा में, अगर आप इस 6% में आएंगे या फिर 94% जो बच्चे फेल होने वाले हैं, आप किस में आएंगे, ये कैसे डिपेंड करेगा, ये किस में डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके पढ़ाई पर, आपकी प्रैक्टिसेस पर। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिसेस जरूरी है। ठीक ना? तो प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको समझ में खुद आने लगेगा कि हाँ कितना यार कितने यार। इसलिए मैंने कहा था कि वो जो बुक है हमारी 15 सेट वाली वो लेना, वो प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके आधार पर जो आपको आपकी गलतियां पता चलती है कि हाँ भाई कौन सा सही कौन सा गलती, कौन सा सही कौन सा गलती। ठीक है ना? तो इसके आधार पर आपने क्या किया कि जो गलती था उस पर काम शुरू किया, एक्स पोस्ट फैक्ट यानी कि आफ्टर द इफेक्ट, आफ्टर द फैक्ट। ठीक है ना? मुझे पता चला कि हाँ 10 यूनिट में से 5 यूनिट मेरा खराब है, जो बहुत खराब है मैंने ठीक करना शुरू कर दिया, ठीक करने से क्या हुआ, थोड़ा रिजल्ट मेरा बेटर हो गया। तो आफ्टर द फैक्ट चेंजेस हुआ। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। चलिए जल्दी से बताएंगे इसको।
ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च। अच्छा, पर्सनलिस्टिक की बात करूं तो वैसे रिसर्च जहां पर आप अपने पर्सनल स्टाइल्स में काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऑफ कोर्स सबसे अलग होगा, हर लोग ऐसे नहीं पढ़ा रहे होंगे, सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। तो जो जिसका स्टाइल्स होता है हम उसकी बात करते हैं, तो जिसमें हमारा ग्राउंड थ्योरी रिसर्च भी आता है। सबसे पहला पॉइंट तो ग्राउंड थ्योरी आएगा, दूसरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आएगा क्योंकि हम उसको देखते हैं और काम करते हैं, और जो तीसरा आएगा वो होगा केस स्टडी। ये तीनों ऐसे हैं जो पर्सनलिस्टिक स्टाइल पर काम करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रश्न ग्राउंड रिसर्च का बेसिकली मतलब होता है जो ग्रुप पर फोकस करके काम करता है, और ग्रुप पर फोकस तभी होता है जब आप पर्सनली काम करते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट हमने लिया हुआ है इन पांचों को लेकर के, ध्यान से देख लो, इन पांचों पर एक चार्ट है, बेसिक सा बहुत अच्छा सा चार्ट है, ध्यान से देख लो। ग्राउंड थ्योरीज की बात करूं, ग्राउंडेड थ्योरी की बात करूं, तो ये बेसिकली थ्योरी जो है वो जनरेशन थ्योरी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब चीजों को हमें देखना हो, डेटा जो सोर्स होता है वो फील्ड डाटा का इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्टिव नेचर्स का ये काम करता है। एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो काउज एंड इफेक्ट पर काम करता है ये। एक्सपेरिमेंटल जो है वो काउज एंड इफेक्ट पर, किसी चीज को करके देखो और उससे क्या होगा, करके देखो और उससे क्या होगा, करके देखो। पर्सनलाइज्ड ऐसा नहीं होता कि करके देखो, आदमी को मार के देखो चोट लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा थोड़ी रिसर्च होता है। करते हो क्या काउज एंड इफेक्ट? बिल्कुल नहीं करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसमें होता है, बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं किसी पर, जैसे कि मैंने बोला मार के देखो चोट लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं भैया, ठीक है ना? क्वांटिटेटिव नेचर का होता है ये। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो जो ये सोशल बिहेवियर की बात होती है, इसमें हम जो सोशल इंटरेक्शन है, लोगों का ग्रुप है। पार्टिसिपेंट मतलब जो सोसाइटी है, समाज है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, हम उनकी बात करते हैं। ह्यूमन की बात करूं तो पर्सनलाइज्ड हो गया अगेन, ठीक है। ये डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स पर काम करता है, क्वालिटेटिव नेचर का ये होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूं तो पास्ट में इवेंट हो चुका है उसके आधार पर, तो ये पास्ट में हो जाने वाले इवेंट पर है, इसमें पर्सनलाइज्ड क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं टेंथ में कितना नंबर लाया था मैटर करता है, आप टेंथ में कितने अच्छे थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेंथ में, ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में, भाई सब में फर्स्ट डिवीजन आ रहे होंगे, इवन पीजी में भी फर्स्ट डिवीजन होंगे। हो सकता है जेट में वो लटक जाए, मैटर नहीं करता हिस्ट्री क्या था, करंट मैटर करेगा आपका, ठीक है ना। इसमें डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च देखते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, ये वाई का आंसर नहीं देगा। जैसे डिस्क्रिप्टिव मैंने क्या कहा, जो हो गया है उस पर बस रिसर्च करना है, ये वाई का आंसर कभी नहीं दे सकता है, याद रखिएगा, मतलब क्यों, कारण, कैसे, काहे, ये सब नहीं पूछता है ये। केस स्टडी की बात करूं तो ये इन डेप्थ एनालिसिस होता है, किसी चीज का केस स्टडी करना। अगर कोई बच्चा टेंथ में, ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, सब में टॉपर है कॉलेज का, और अगर गलती से जेट ना निकाले, तो भैया वो केस स्टडी बन सकता है। क्यों नहीं हुआ यार, वो टॉपर रहा था। तो भैया दो कारण हो सकता है, या तो उसने पढ़ा नहीं होगा, या तो वो जो टॉपर जहाँ किया था ना, वो पक्का वहां पर कुछ तो गोलमाल था, समझ रहे हो? वो चीजें हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल होता है, ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है। तो सारी चीजें क्लियर है, दैट्स वाई इनको इनको और इनको हम लोगों ने क्या किया था, पर्सनल को, इनको हमने क्या लिया था, पर्सनलाइज्ड किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा, चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च, मैंने क्या कहा, वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जांचना है। अगर आप एक्सटर्नल एक्यूरेसी जानना है तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये बेसिकली जनरलाइजेबिलिटी के लायक है या नहीं है वो देखना। यानी कि जो नतीजे हैं मिलाने वाले वो सामान्यकरण की सीमा पर है या नहीं है। मतलब ये कि अगर मैं बोलूं ए का रिजल्ट आया है 100 नंबर, 100 मार्क्स लेकर के आ रहा है ए, ठीक है, और बी जो है वो रिजल्ट ला रहा है 80%। अब बताओ इनमें से ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। अगर मैं आपसे पूछूं ए ने 100 नंबर लाया है, बी 80% रिजल्ट लेके आया है, इनमें से ज्यादा नंबर कौन लाया है। अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हो गया, इस पे कैसे पता चलेगा कि कितना है। चलो ठीक है, 100 नंबर नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और इसको भी चेंज कर दूं। यहाँ पर मान लो ये 80 मार्क्स ला रहा है, थोड़ा सा मैं और आसान बना देता हूँ इसको। ये ए जो है वो 80 मार्क्स ला रहा है, बी जो 80% ला रहा है। बताओ इनमें से कौन ज्यादा मार्क्स लेके आया, कमेंट करके मुझे बताना। आप, मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बस इनमें से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ विच वन इज बेटर, ए अच्छा स्कोर करता है या बी अच्छा स्कोर कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना।
याद रखना, ये कमेंट करना है आप लोगों को कि बताना है कि कौन अच्छा स्कोर कर रहा है, ए अच्छा स्कोर कर रहा है या बी अच्छा स्कोर कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ में आ जाएगा वही इसका आंसर होगा, उससे पता चलेगा कि आपकी वैलिडिटी कितनी अच्छी है। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी को क्वेश्चन है, समझ में आपका आ जाएगा मुझे। चलो, इन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, उसमें हमारा एसएपी ये किस चीज को दिखलाता है? आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है आजकल रिसर्च एप्टीट्यूड में, एजुकेशनल एप्टीट्यूड में, भाई हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक ना, तो क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च जो कि डिपेंड्स अपॉन अ लेटेस्ट इंपीरियल फैक्ट्स, यानी कि इनमें से कौन सा शोध अनुभवजनक तथ्यों पर सबसे कम निर्भर रखता है? एंथ्रोग्राफिक, ये तो आपको जाकर के रिसर्च देखना पड़ता है, तो इसको तो खैर मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपीरियल की बात हो रही है तो क्या आएगा? फिलोसॉफिकल रिजल्ट आएगा, हमारा रिसर्च आएगा। ठीक है, आगे, विच टूल इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर द डाटा फॉर द कैलकुलेशन? अच्छा, इनमें से कौन सा डाटा जो है वो कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है? कैलकुलेशंस की बात करूं तो पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशंस के लिए होता है, डॉक तो डॉक्यूमेंट के लिए होता है, एसएस तो बेसिकली हमारा किसी चीज को एक्सेस करने के लिए होता है, जो कैलकुलेशंस है वो हमारा एक्सेल में होता है, क्योंकि यहीं पर फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला की जो स्टार्टिंग होती है वो इक्वल से होती है ना। एक्सेल इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? वीडियो चैटिंग के लिए, मल्टीपल मीडिया प्रेजेंटेशंस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। एक्सेल, एक्सेल बोलोगे तो ऑफिस से एक्सेल देखा है ना, एमएस एक्सेल, जो कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एमएस एक्सेल, है ना, बना हुआ होता है। तो वीडियो चैट करते हो क्या? ये तो व्हाट्सएप में होता है भाई। मल्टीमीडिया होता है क्या? नहीं, डेटा एनालिसिस करने में काम आता है भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेब बेस्ड केस स्टडी ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। आइडेंटिफाई कीजिए किस चीज को? करेक्ट स्टेटमेंट जो कि वेब बेस्ड केस स्टडी ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स होना चाहिए, मतलब अ, इंसानों के आधार पर, मतलब इंसानों को ध्यान में रखते हुए वेब स्टडीज किया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब जो टेक्निकल चीजें हैं, मैं प्रॉपर हिंदी कैसे बोलूं यार, प्रॉपर हिंदी समझाना मुश्किल है मुझे, क्वेश्चन से समझाता हूं मैं इसको। ठीक है, रिक्वायर्ड कंसिडरेबल मोर टाइम पर पर पर्सन देन लेबोरेटरी बेस्ड स्टडी। इसमें लेबोरेटरी बेस्ड स्टडी करना होगा? नहीं, कभी भी नहीं। ह्यूमन सिंपल से, मतलब में आप कितनी देर मोबाइल चलाती हैं कि स्टडी आती है ना अक्सर, कि हाँ भाई आज के दौर पर जो आजकल के जो जेनजीज हैं या जो यंगस्टर हैं वो मोबाइल पर, मोबाइल वाली दुनिया में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इंस्टाग्राम के रील और इन सब चीजों में बहुत बिजी हैं, तो ये उसके लिए हो गया। ठीक है, डाटा कलेक्शंस और द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर क्या है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट की सुविधा के अनुसार में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमें हमें मिल पाएगा अब मोबाइल रिसर्च वगैरह में, या फिर जो वेब रिसर्च है उसमें जो आपकी हिस्ट्री होगी उसके आधार पर कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन जो ऑटोमेटिक होगा, डेटा के आधार पर। आप ध्यान से देखेंगे फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको जो आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, फेसबुक इंस्टाग्राम में जाओ तो वही प्रोडक्ट का आपको एड्स दिखता है। ठीक है ना, इट कैन बी कंडक्टेड on a participant who would have been out of the research reach of the researchers physical mode, यानी कि इसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि फिजिकल मोड में रिसर्चर की पहुंच से बाहर होते हैं। हाँ बिल्कुल,
ऑनलाइन वाली चीजें एक तरह से बोल सकते हैं आप में से, जैसे कि हमने क्या कहा, बुक अगर आप पॉसिबल है रांची में है तो आकर के ले लीजिए, नहीं है तो आप अपने घर पे होम ऑर्डर करवा लीजिए, आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो वो चीजें हुई कि नहीं हुई? तो बी सी डी आंसर हो जाएगा। बी सी डी है क्या? बी सी डी, बी नंबर, बी नंबर, है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर है? चलो जल्दी से बताओ। अब ये बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है क्या चीज? ये एक तरह का आप बोल सकते हैं किसी भी काम को लेकर के बनाया गया जो नोट होता है फॉर द रिसर्च, वहां पर इस्तेमाल होता है, जिसमें हम एंड ऑफ द नोट्स को नोट डाउन करते हैं, रेफरेंस को नोट डाउन करते हैं और मेडली को नोट डाउन करते हैं, यानी कि बी नंबर, बीसीडी। चलिए नेक्स्ट, inappropriate application of ICT in research is an example of। किसका एग्जाम्पल है आईसीटी रिसर्च के रिगार्डिंग में? ठीक ना, इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन याद रखिएगा, यहाँ पर गलत की बात हो रही है, गलत इस्तेमाल इसका किसका उदाहरण होगा? क्या आईसीटी का गलत उदाहरण, क्या गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं इनमें से? टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्चर की तरफ से तकनीकी चूक हो जाना। अगर तकनीकी चूक होगी तो फिर आईसीटी का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तो चूक हो गई, ये गलत इस्तेमाल थोड़ी है, ये तो चूक हो गई, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। ठीक ना। इन एडुकेंट्स प्रोविजंस टू आईसीटी रिसोर्स, यानी कि आईसीटी रिसोर्स का अपर्याप्त प्रावधान। बहुतों के पास में प्रॉपरली अब स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो तो सुविधाओं की कमी है। वॉयलेट करना रिसर्च के एथिक्स को, एथिक्स को वॉयलेट करना गलत बात है, आपकी पर्सनल डेटा को लीक करना, उसका गलत उपयोग करना गलत बात होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही ऑप्शन द टेक्निकल एक्सपेरिमेंट द आईसीटी रिसोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने स्कोर किए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक अपनी बुक्स ऑर्डर नहीं की है, बुक्स मंगा लो भाई। ठीक है ना, बुक्स बहुत जरूरी है, प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा, भी मैंने समझाया ना आपको कितनी जरूरी होती है। बिना प्रैक्टिसेस किए कि भाई क्या सही क्या गलत कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पहले बता दूं, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई मार्केट में फेक बेच रहा हो तो भाई उससे बच के रहना। ठीक है। आपको अगर लेना हो तो हमारे लक्ष्य अकेडमी के हेड ऑफिस से आकर के लेना होगा, जो रांची का ब्रांच है, वहां से आकर ले जाओ, या तो फिर क्यूआर को स्कैन कर लो, या तो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके लिंक मंगा के आप डायरेक्टली घर मंगवा लो। ठीक है ना, याद रखेंगे। और पेपर वन की क्लासेस चल रही है, लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, और जो लोग बच्चे कॉमर्स के हैं उनके लिए कंप्लीट कॉमर्स वाली बैच भी चल रही है, गोइंग ऑन है। ठीक है, डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना है। राइट, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सेशंस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।